कैसे हो सब लोग? तो अब केवल 32 दिन ही बचे हैं और अब आप पूरा चैनल एक्सेस करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके अपनी पसंद के अनुसार अभी ज्वाइन कर सकते हैं और ये सच में बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो इसे समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सुनो, यहाँ हम रोज न्यूज़पेपर प्लस एडिटोरियल कवर कराते हैं। बाकी स्टैटिक की पूरी प्लेलिस्ट पहले से चैनल पर उपलब्ध हैं। आप ज्वाइन करके उन्हें आराम से कंप्लीट एक्सेस कर सकते हैं। राइट। उम्मीद है आपने स्टैटिक का अच्छा हिस्सा कवर कर लिया होगा। अगर अभी बाकी है तो धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली पूरा करना शुरू करें। एग्जैक्टली। टेलीग्राम पर जो क्विक रिवीजन नोट्स कम वर्कशीट्स हम शेयर करते हैं उसे जरूर यूज करें। प्रिंट निकालकर अपने नोट्स ऐड करके डेली रिवीजन को मजबूत बनाइए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें आपको प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेंस आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इन्हें नियमित रूप से सॉल्व करना आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। बिल्कुल सही। इसे अपने वैल्यू एडिशन टूल की तरह यूज करें। जितना सिंसियरली इस्तेमाल करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। ट्रू। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं 21 अप्रैल 2026 ट्यूसडे की महत्वपूर्ण न्यूज और एडिटोरियल्स का एनालिसिस। हाँ, और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ। हाँ, बिल्कुल बताइए। यार सच बताऊं तो थकान और स्ट्रेस इस सफर का एकदम स्वाभाविक हिस्सा है। जब बाकी सब थक कर रुक जाते हैं ना, तब जो कंसिस्टेंसी बनाए रखता है वही फाइनल लिस्ट में जगह बनाता है। एकदम सही कहा। बस एक एक दिन को अपनी सक्सेस का टूल बनाना है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस के फ्रंट पे आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन यानी ईसीआई के बीच जो ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट्स को लेकर सुनवाई चल रही है उसे समझना जरूरी है। हाँ, वो ट्रिब्यूनल वाला केस, राइट? एग्जैक्टली। न्यूज ये है कि ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया है कि उनसे कुछ स्ट्रेटेजिक एरर्स हुए थे और इसी वजह से कुछ पिटिशनर्स के नाम लिस्ट से हट गए थे। तो अब वो उसे रेक्टिफाई करने के लिए एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं ना? हाँ, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या उभर कर आता? देखिए, यहाँ जो मेन चीज है वो है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 के तहत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो। हाँ, आर्टिकल 142। मतलब आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी पेंडिंग केस में कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश या डिक्री पास कर सकता है। राइट, कंप्लीट जस्टिस। हाँ, और जब हम गवर्नेंस के नजरिए से देखते हैं तो ट्रिब्यूनल्स का पूरा पर्पस ही ये था कि ट्रेडिशनल कोर्ट्स का जो बैकलॉग है उसे कम किया जाए, स्पेशलाइज्ड मामलों में तेज न्याय मिले, यही ना? बिल्कुल। लेकिन अगर उन ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस ही इतना स्लो और एरर प्रोन होगा तो ट्राइब्यूनलाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तो कोलैप्स कर जाएगा। वही तो। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, ईसीआई जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर अपॉइंटमेंट्स में ऐसी गलतियां कर रही है और उसे सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो क्या ये एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग में एक सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा नहीं है? ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक एरर तो नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जैसे किसी मशीन का एक जरूरी पुर्जा काम नहीं कर रहा था और उसे बाहर से प्रेशर देके फिक्स किया गया। बिल्कुल, ये एक बहुत वैलिड ऑब्जर्वेशन है। जब एग्जीक्यूटिव मशीनरी अपने मैंडेट को इफिशिएंटली डिलीवर करने में फेल होती है, तब जुडिशरी को अपने ओवरसाइट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और ये रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए तो जरूरी है ही। एग्जैक्टली। साथ ही पब्लिक ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए भी क्रिटिकल है। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी का बार बार एग्जीक्यूटिव डोमेन में आना सेपरेशन ऑफ पावर्स की डिबेट को भी जन्म देता है। सही पॉइंट है। और इसी जुडिशियल एथिक्स और पब्लिक ट्रस्ट से जुड़ा एक और बहुत ही क्लासिक केस आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है। अच्छा, कौन सा केस है? जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी से जुड़ी एक प्ली की सुनवाई से खुद को रिक्यूज कर लिया है। उन्होंने केस से खुद को अलग कर लिया। ओहो, रिक्यूजल। इसके पीछे ग्राउंड क्या दिया उन्होंने? उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि उन्होंने पास्ट में सोशल मीडिया पर एक पर्टिकुलर पोस्ट पर कुछ कमेंट्स किए थे, इसलिए फेयरनेस के लिए उनका इस केस को सुनना सही नहीं होगा। वाओ, इसे जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के सिलेबस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इम्पार्शियलिटी के एक बेहतरीन केस स्टडी के तौर पर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, एथिक्स के लिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेक्यूजल का सिद्धांत ना इस बेसिक लीगल मैक्सिम पर आधारित है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। एग्जैक्टली। जब एक जज स्वेच्छा से खुद को केस से हटाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पास्ट बिहेवियर उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल उठा सकता है,
तो ये जुडिशियल इंटेग्रिटी का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करता है। और इससे पब्लिक का उस इंस्टीट्यूशन में विश्वास और मजबूत होता है। एकदम सही। अब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की ही बात करें तो असम से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट आया है। एक 8 साल पुराने मॉब लिंचिंग केस में 20 लोगों को कन्विक्ट किया गया है। मॉब लिंचिंग, ऐसे केसेस में तो अक्सर इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल होती है। हाँ, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता। राइट। एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से ये एक लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने इसमें क्या कहा? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही घटना के समय भीड़ में 50 से 60 लोग मौजूद थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जिन 20 लोगों की पहचान हुई उन्हें सजा दी गई। यहाँ आईपीसी का सेक्शन 149 और सेक्शन 302 एक साथ अप्लाई किया गया है। अच्छा, सेक्शन 149, ये तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का सिद्धांत है ना? एग्जैक्टली, अनलॉफुल असेंबली। मतलब अगर आप एक गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा हैं और उस भीड़ द्वारा कोई अपराध होता है तो आप भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह रही कि कुछ गवाहों के होस्टाइल होने के बावजूद, मतलब कोर्ट में अपने बयान से मुकरने के बावजूद, प्रोसिक्यूशन ने परिस्थितिजन्य सबूतों के दम पर केस प्रूफ किया। वाओ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए बहुत जरूरी था ये। अब देखिए, एक तरफ कोर्ट्स क्रिमिनल जस्टिस इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम वेलफेयर पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन को देखते हैं तो स्टेट फेल होता नजर आता है। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? कर्नाटका का केस देखिए। वहां राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई एक्ट के तहत SC/ST स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स में फी बर्डन फेस करना पड़ रहा है। अरे लेकिन आरटीई में तो उन्हें रिजर्वेशन मिलता है ना? मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार ने 2026-27 सेशन के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा गवर्नेंस लैप्स है। आरटीई एक्ट का सेक्शन 12(1)(c) प्राइवेट स्कूल्स में डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए 25% सीट्स रिजर्व करता है। राइट, 25%। और इसका जो भी खर्च होता है वो सरकार रीइंबर्स करती है। लेकिन यहाँ गवर्नेंस डिले का इम्पैक्ट सीधा वल्नरेबल सेक्शंस पर पड़ रहा है। बिल्कुल, और जब ब्यूरोक्रेसी समय पर नोटिफिकेशन नहीं निकालती तो स्कूल्स को लीगल ग्राउंड मिल जाता है पेरेंट्स से फीस मांगने का। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कानून जो सोशल इक्विटी के लिए बनाया गया था, वो सिर्फ रेड टेपिज्म की वजह से अपना मूल उद्देश्य खो रहा है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बीच का ये गैप भारत में गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती है। एकदम सही एनालिसिस है आपका। और जब गवर्नेंस और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में फ्रिक्शन आता है तो उसका सीधा असर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर पड़ता है। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पीछे जो मेन ड्राइवर है वो जरूर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में आई भारी गिरावट होगी। एग्जैक्टली, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 24.6% गिर गया है। अब देखिए, इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र, खासकर यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस एक क्रिटिकल फीड स्टॉक होता है, कच्चा माल। राइट। हाँ, अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह डिसरप्ट हुई हैं। शिप्स को लंबे और महंगे रूट्स लेने पड़ रहे हैं, जिससे एनर्जी और नेचुरल गैस के प्राइसेस स्पाइक कर गए। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्लांट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया और आउटपुट गिर गया। इसका मतलब यह है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP वो भी हिट होगा, क्योंकि कोर सेक्टर्स का उसमें बहुत बड़ा वेटेज है। एग्जैक्टली। 8 कोर सेक्टर्स, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब IIP का लगभग 40.27% हिस्सा बनाते हैं। 40% से ज्यादा? हाँ। अगर कोर सेक्टर श्रिंक कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है। और फर्टिलाइजर की कमी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट पर भी पड़ सकता है। और ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच करेंसी को स्टेबल रखना एक और बड़ा चैलेंज बन गया है। RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बाराव का एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आया इस पर। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि RBI को एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट को डिफेंड करने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लगातार बर्न नहीं करना चाहिए, बल्कि रुपये को अपनी रियल वैल्यू तक डिप्रिशिएट होने देना चाहिए। ये मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की एक बहुत पुरानी और गहरी डिबेट है। सुब्बाराव का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम रुपये को आर्टिफिशियली स्ट्रांग रखते हैं, मतलब मार्केट में डॉलर बेचकर, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। राइट, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस करती है। हाँ, इससे वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले हमारी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है। लेकिन एक एनालॉजी दूं, मतलब ये कि अगर किसी बांध के पीछे पानी का दबाव बहुत बढ़ जाए
तो बांध टूटने से बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना ज्यादा बेहतर रणनीति है ना। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। लेकिन अगर हम रुपए को गिरने दें तो इसका एक दूसरा खतरनाक पहलू भी तो है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर रुपया कमजोर हुआ तो हमारा इंपोर्ट बिल शूट अप कर जाएगा और देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिसे हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो क्या वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास इसी वजह से वेट एंड वॉच अप्रोच ले रहे हैं? एकदम सही। गवर्नर दास का फोकस अभी सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को रोकने पर है। अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और अंततः खाने पीने की हर चीज महंगी हो जाएगी। रिजर्व्स इसी दिन के लिए तो बनाए जाते हैं ताकि करेंसी मार्केट में जब पैनिक आए तो उसे स्मूथ किया जा सके। एग्जैक्टली। हालांकि मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई ने हाल ही में रुपी डेरिवेटिव ट्रेड पर जो पाबंदियां थीं उनमें आंशिक ढील दी है, जो एक काफी प्रैग्मेटिक कदम है। और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस की जो बात हमने की, नीति आयोग का रीसेंट डेटा उसे वैलिडेट करता है। हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पार्टनर्स को होने वाले एक्सपोर्ट्स में लगातार तीसरी तिमाही में गिरावट आई है। ये ट्रेड पॉलिसी के लिए एक वेकअप कॉल है। हम दुनिया भर के साथ एफटीए साइन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा एफटीए यूटिलाइजेशन रेट सिर्फ 20-25% के आसपास रहता है। ऐसा क्यों? मतलब एग्रीमेंट होने के बाद भी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा? इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन के कॉम्प्लेक्स नॉर्म्स और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे क्वालिटी और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, जिन्हें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मीट नहीं कर पाती। समझ गया। लेकिन हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग है, फार्मा सेक्टर। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स गिरने के बावजूद FY26 में फार्मा एक्सपोर्ट्स 2% बढ़े हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल मार्केट्स की तरफ देखें तो सेबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIF के रेगुलेशंस में एक बड़ा बदलाव किया है। सोशल इम्पैक्ट फंड्स को लेकर ना? हाँ, सोशल इम्पैक्ट फंड्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट को 1 करोड़ रुपए से घटाकर सीधा 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बहुत ही बढ़िया कदम है। सोशल इम्पैक्ट फंड्स वो होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न नहीं देखते, बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर एक मेजरेबल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करना चाहते हैं। इसी को ESG इन्वेस्टिंग कहते हैं ना, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। बिल्कुल। पहले 1 करोड़ की लिमिट होने से सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। 10 लाख की लिमिट करने से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और सोशल एंटरप्राइजेस को ज्यादा कैपिटल मिल पाएगी। और एनवायरनमेंट से जुड़ी एक और मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। सरकार E85 फ्यूल के लिए ड्राफ्ट रूल्स ला रही है, मतलब 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। वाओ, E85! ये एनर्जी सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर दोनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो कैसे? देखिए, ब्राजील जैसे देश पहले ही फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंचते हैं तो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल ड्रास्टिकली कम होगा। और एथेनॉल क्योंकि गन्ने और मक्के से बनता है तो किसानों की इनकम में भी एक डायरेक्ट बूस्ट आएगा। एग्जैक्टली। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। तो इकोनॉमी और गवर्नेंस के इन मैक्रो फैक्टर्स को डीकोड करने के बाद अब हम सीधा चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स की तरफ, जो इन्हीं मुद्दों का डीप एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, चलिए। पहला एडिटोरियल इसी इकोनॉमी की ग्राउंड रियलिटी को एक्सपोज करता है। एडिटोरियल टाइटल, वर्कर्स अनरेस्ट शोज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, प्लस द इंडियन एक्सप्रेस। हिमांशु का आर्टिकल है ये। हाँ, ऑथर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि लेबर क्लास का जो असंतोष है वो सिर्फ कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। इस पीस का कोर आर्ग्यूमेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मतलब PLFS के डेटा पर टिका है। डेटा दिखाता है कि 2014 से 2022 के बीच रूरल एरियाज में रियल रेगुलर वेजेस 1.2% प्रति वर्ष के हिसाब से श्रिंक हुए हैं। रियल वेज का मतलब है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, राइट? एग्जैक्टली। नॉमिनल वेज वो होता है जो कैश में मिलता है, लेकिन रियल वेज का मतलब है कि उस पैसे से आप कितना सामान खरीद सकते हैं। भले ही हाल के कुछ महीनों में हल्की रिकवरी दिखी हो, लेकिन लगातार बढ़ती फूड इन्फ्लेशन ने मजदूरों की परचेजिंग पावर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो जो हम हेडलाइन नंबर देखते हैं कि भारत की GDP 7% या 8% से ग्रो कर रही है, इसका मतलब वो ग्रोथ इनफॉर्मल सेक्टर और आम मजदूर तक ट्रिकल डाउन नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही, और इसे ही इकोनॉमिक्स में के शेप्ड रिकवरी कहते हैं।
पिरामिड का टॉप सेक्शन यानी फॉर्मल सेक्टर और कॉर्पोरेट्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बॉटम सेक्शन है, मजदूर और रूरल इकोनॉमी, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। नेशनल इनकम में लेबर का शेयर लगातार गिर रहा है। ये काफी चिंताजनक है। हाँ, ऑथर की चेतावनी साफ है। जब तक आम आदमी के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, तब तक बाजार में कंजम्पशन डिमांड जनरेट नहीं होगी, और बिना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड के प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी एक्सपेंशन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। एकदम लॉजिकल फ्लो है। सप्लाई चेन और एनर्जी सिक्योरिटी पर अगला एडिटोरियल बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर प्रेजेंट करता है। एडिटोरियल टाइटल, द स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इन इंडियाज एलपीजी सप्लाई मॉडल प्लस द हिंदू। श्रीकांत माधव का पीस। हाँ, ऑथर ने सीधा सवाल उठाया है कि हम क्रूड ऑयल को लेकर तो सतर्क है, लेकिन हमारी रसोई गैस यानी एलपीजी सप्लाई बेहद वल्नरेबल है। आंकड़े देखिए, भारत सालाना लगभग 33.15 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम करता है। इसका 60% हम इंपोर्ट करते हैं, और वो भी मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट से। और ये इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं ना? बिल्कुल, जो दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। यानी हमारी रसोई का चूल्हा 60% बाहरी देशों की स्थिरता पर निर्भर है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन की वजह से ब्लॉक हो जाता है, तो क्रूड ऑयल के लिए तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जो हमें कुछ हफ्तों का बफर दे देंगे। राइट, SPRs हैं हमारे पास। लेकिन एलपीजी के लिए हमारे पास कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है। इसका मतलब है कि रातों रात पूरे देश में कुकिंग गैस की किल्लत हो सकती है। एब्सोल्युटली, इसीलिए ऑथर 2 पॉलिसी रिकमेंडेशंस देते हैं। शॉर्ट टर्म में भारत को इमीडिएटली क्रूड ऑयल की तर्ज पर एलपीजी के लिए भी अंडरग्राउंड K1s या स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में हमें एलपीजी से शिफ्ट होके पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड करना होगा, ताकि डोमेस्टिक कुकिंग के लिए हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस परमानेंटली कम हो सके। बहुत ही विजनरी सजेशन है। अब रुख करते हैं पॉलिटी और फेडरलिज्म के बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे की तरफ। एडिटोरियल टाइटल, इट्स अबाउट बेटर रिप्रेजेंटेशन, नॉट मोर MPs, प्लस द इंडियन एक्सप्रेस। श्रीनिवास गोली का एडिटोरियल है ये, डिलिमिटेशन पर। हाँ, 2031 के बाद होने वाले परिसीमन की डिबेट को एक नया एंगल देता है ये। कहा जा रहा है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 848 तक की जा सकती हैं। देखिए, डिलिमिटेशन का बेसिक रूल है कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये एक पैराडॉक्स बन गया है। पैराडॉक्स कैसे? सदर्न स्टेट्स ने पिछले कुछ दशकों में फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल की नेशनल पॉलिसीज को बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया है, जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। तो अगर जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ीं, तो साउथ के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन संसद में कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर अब सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, तो साउथ के राज्यों का पॉलिटिकल वेटेज ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। यानी जिन्होंने अच्छी गवर्नेंस दी, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उन्हें संसद में कम आवाज देकर सजा दी जाएगी। ऑथर इसका क्या सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं? ऑथर का तर्क है कि सिर्फ लोकसभा में सांसदों की भीड़ बढ़ा देना डेमोक्रेटिक डेफिसिट का हल नहीं है। वो सजेस्ट करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। मेक सेंस। और कोई सोल्यूशन? दूसरा और सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि पावर का असली डिसेंट्रलाइजेशन तब होगा जब हम 3.2 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वाले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी टियर 3 को असली डिसीजन मेकिंग पावर और फंड्स देंगे, ना कि सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही। इसी फेडरलिज्म की थीम को योगेंद्र यादव एक कदम और आगे ले जाते हैं अपने एडिटोरियल में। एडिटोरियल टाइटल, इंडिया नीड्स अ न्यू कॉम्पैक्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्लस, द इंडियन एक्सप्रेस। ये काफी प्रोवोकेटिव पीस है। हाँ, वो कह रहे हैं कि आज़ादी के समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट या समझौता बना था, वो अब अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका है। हमें एक नए समझौते की जरूरत है। यादव भारत में उभर रही 4 मेजर फॉल्ट लाइंस यानी दरारों को पॉइंट आउट करते हैं। पहली दरार है लैंग्वेज और कल्चर की, मतलब हिंदी हार्टलैंड बनाम बाकी राज्य। राइट। दूसरी और बहुत बड़ी दरार है फाइनेंस की, टैक्सेशन का बंटवारा। साउथ के राज्य लगातार डेटा के साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि वो केंद्र को जितना टैक्स देते हैं, उसके मुकाबले फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के तहत उन्हें बहुत कम वापस मिलता है।
जबकि नॉर्थ के राज्यों को उनके कंट्रीब्यूशन से कई गुना ज्यादा मिलता है। एग्जैक्टली और तीसरी दरार वही डिलिमिटेशन का डर है जिसका जिक्र हमने अभी पिछले एडिटोरियल में किया। इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि पावर, रिसोर्सेज और रिप्रेजेंटेशन तीनों चीजें कुछ सेंट्रलाइज्ड रीजन्स में कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं। यही ऑथर का कंक्लूजन है। यादव का तर्क है कि इंडिया का पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट अब स्ट्रेच हो चुका है। अगर हमने भारत की इस डाइवर्सिटी को सिर्फ टॉलरेट करने के बजाय इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये फॉल्ट लाइंस बहुत गहरी हो सकती हैं। हमें एक नया फ्रेमवर्क चाहिए जो सेंट्रलाइजेशन को रोके। बहुत ही प्रोफाउंड एनालिसिस है। और स्टेट गवर्नेंस के फेलियर का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हमें आज के आखिरी एडिटोरियल में देखने को मिलता है। एडिटोरियल टाइटल पंजाब सैक्रिलेज लॉ इज इलेक्शनियरिंग इन लीगल क्लोथिंग प्लस द इंडियन एक्सप्रेस। मनप्रीत सिंह बादल का पीस है ये। हाँ, ये पंजाब के बेअदबी यानी सैक्रिलेज कानून पर एक क्रिटिकल लीगल नजर डालता है। देखिए, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी में सेक्शन 295A पहले से मौजूद था जो धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने को पनिश करता है। हाँ, वो तो पूरे देश में लागू है। बिल्कुल। लेकिन 2018 में पंजाब असेंबली ने इसमें एक अमेंडमेंट करके सेक्शन 295AA जोड़ा जिसमें बेअदबी के मामलों के लिए सीधे आजीवन कारावास का प्रावधान कर दिया गया। एक सेक्युलर स्टेट में जहां मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, वहां एक रिलीजियस ऑफेंस के लिए इतनी कठोर सजा? ऑथर इसे इलेक्शनियरिंग इन लीगल क्लोथिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑथर के अनुसार ये कानून न्याय सुनिश्चित करने के लिए नहीं बल्कि प्योरली पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लाया गया था। वोट बैंक पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली। और इसका सबसे खतरनाक नतीजा ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। इस कठोर कानून के आने के बाद से सैक्रिलेज की झूठे केस बढ़े हैं और तो और धार्मिक भावनाओं के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये तो स्टेट गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल। जब स्टेट खुद ऐसे एक्सट्रीम कानून पास करता है तो वो जाने अनजाने में भीड़ को एक लेजिटिमेसी दे देता है कि वो न्याय अपने हाथ में ले लें। ये रूल ऑफ लॉ का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। तो आज हमने देखा कि कैसे एग्जीक्यूटिव की एक छोटी सी देरी ट्रिब्यूनल्स और एजुकेशन दोनों को रोक सकती है। हमने समझा कि मिडिल ईस्ट की एक घटना कैसे हमारे किसानों के खेतों तक असर डालती है और कैसे डिलिमिटेशन और टैक्सेशन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेच कर रहे हैं। इन सब के बीच एक सवाल जो एस्पिरेंट्स को सोचना चाहिए, क्या हमारा मौजूदा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, चाहे वो आर्थिक नीतियां हों या संवैधानिक ढांचा, 21वीं सदी के इन तेज और जटिल बदलावों को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से लचीला है या हमें सच में एक नए कॉम्पैक्ट की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रिटिकल थॉट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर। जरा कल्पना कीजिए कि कल सुबह उठकर चाय बनाने के लिए रसोई में जाते हैं, गैस स्टोव का नॉब घुमाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। राइट, गैस आ ही नहीं रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका कारण हमारे शहर की कोई लोकल समस्या नहीं है, बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के एक संकरे से हिस्से में चल रहा एक विवाद है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अदृश्य खतरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो चीजें सीधे तौर पर नहीं दिखती, वो कैसे हमारी सुरक्षा, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी को डैमेज कर रही हैं। बहुत ही पर्टिनेंट टॉपिक है ये। तो शुरुआत करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की हालिया रियाद यात्रा से। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर गल्फ रीजन में ये आउटरीच हुआ है। वहां सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और खास तौर पर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो क्षेत्रीय स्थिरता है उस पर चर्चा हुई। एग्जैक्टली। अब इस कूटनीतिक हलखेल को समझने के लिए हमारे पास दो बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल्स हैं। पहला है एडिटोरियल टाइटल द स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी इन इंडियाज LPG सप्लाई मॉडल, न्यूज़पेपर नेम द हिंदू। और दूसरा है एडिटोरियल टाइटल टू मच डिस्ट्रस्ट, ईरान US मस्ट एक्सटेंड सीज फायर, न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों का विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि वेस्ट एशिया का संकट सिर्फ डिप्लोमेटिक फाइलों तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारी रसोई से जुड़ा है। राइट? बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्लासिक उदाहरण है कि ग्लोबल डिप्लोमेसी कैसे हमारे डेली रूटीन को कंट्रोल करती है। जब हम गल्फ रीजन की बात करते हैं तो एक नाम बहुत प्रमुखता से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। राइट, वो चोक पॉइंट। हाँ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला ये बहुत ही सेंसिटिव चोक पॉइंट है। बेसिकली ये ग्लोबल ऑयल और LNG ट्रेड की जीवन रेखा है।
अब द हिंदू के एडिटोरियल में एक डराने वाला आंकड़ा है। क्या आंकड़ा है वो? भारत अपनी डोमेस्टिक एलपीजी डिमांड का लगभग 60% आयात करता है और इस पूरे आयात का करीब 90%, ध्यान दीजिएगा 90% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ओह वाओ, 90%। एग्जैक्टली। अब दी इंडियन एक्सप्रेस वाले एडिटोरियल को देखें तो इजराइल और ईरान के बीच अविश्वास बहुत ज्यादा है। अगर इस रास्ते पर जरा सी भी सैन्य गतिविधि होती है तो हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। ये तो ये डराने वाली स्थिति है। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये वैसा ही है जैसे घर में पानी का बड़ा टैंक हो, लेकिन जो मेन सप्लाई पाइप है वो किसी ऐसे इलाके से गुजरती हो जहां रोज दंगे होते हो। बहुत सटीक एनालॉजी है। पाइप टूटा तो घर में हाहाकार मचना तय है। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है। क्रूड ऑयल के लिए तो हमने अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रखे हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल बनाए। तो खैर एलपीजी के लिए जो अर्बन और रूरल किचन्स का आधार है, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व पॉलिसी क्यों नहीं है? क्या हम सिर्फ जस्ट इन टाइम डिलीवरी के भरोसे बैठे हैं? देखिए, ये बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल है। क्रूड ऑयल के रिजर्व्स बनाना थोड़ा आसान है। उसे बड़े अंडरग्राउंड कैवर्न्स या चट्टानों में स्टोर किया जा सकता है। लेकिन एलपीजी के साथ विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अच्छा, वो कैसे? एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सामान्य तापमान पर गैस होती है। इसे लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए या तो बहुत हाई प्रेशर चाहिए या फिर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जिसे क्रायोजेनिक कंडीशंस कहते हैं। राइट, मतलब उसको स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा होगा। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर पर महीनों का रिजर्व रखने के लिए विशाल प्रेशराइज्ड टैंक्स बनाने पड़ेंगे। भारी आर्थिक निवेश चाहिए और सेफ्टी जोन्स भी बहुत बड़े चाहिए, क्योंकि एलपीजी हाईली फ्लेमेबल है। जरा सी चूक और बड़ा धमाका हो सकता है। एग्जैक्टली। इसलिए हमारा सिस्टम हिस्टोरिकली जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन पर चला है। जहाज आया, गैस उतरी और सिलेंडरों में भर दी गई। लेकिन वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति को देखकर लगता है कि हमें ये मॉडल बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आर्थिक लागत जो भी हो, रणनीतिक कदम उठाने ही होंगे। सही बात है। तो ये तो हुआ सप्लाई चेन का संकट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तरफ। यहाँ भी एक अदृश्य संकट पनप रहा है। सुंदरबंस वाला इशू। हाँ, IISL कोलकाता की जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स एडवांसेस में एक बहुत चौंकाने वाली रिसर्च छपी है। इसके अनुसार हमारा सुंदरबंस, जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है, उसका पानी अब लेस ब्लू हो सकता है। और इसका कारण कोई इंडस्ट्रियल कचरा नहीं है। एग्जैक्टली, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। रिसर्च बताती है कि पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक्स डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे DOC कहते हैं, वो रिलीज कर रहे हैं, जिससे मरीन एनवायरनमेंट में एक नोवेल कार्बन रिजर्वायर बन रहा है। राइट। शोध में प्रति लीटर 58 पार्टिकल्स तक मिले हैं, जो मुख्य रूप से फिशिंग नेट से निकले कलरलेस फ्रैगमेंट्स हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ पानी को प्रदूषित कर रहे हैं या सुंदरबंस की पूरे कोर बायोलॉजिकल साइकिल को बदल रहे हैं? देखिए, ये पूरे बायोलॉजिकल साइकिल को ही बुनियादी तौर पर बदल रहा है। इसे थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। फिशिंग नेट्स नायलॉन या सिंथेटिक पॉलीमर के होते हैं, राइट? हाँ। तो पानी में सनलाइट और वेव्स की वजह से ये टूटकर अदृश्य फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। जब ये डिग्रेड होते हैं तो DOC छोड़ते हैं। अब दिक्कत यह है कि जब ये कृत्रिम DOC पानी में घुलता है तो जो लोकल माइक्रोब्स हैं वो इसे खाने लगते हैं। बिल्कुल, वो इसे भोजन की तरह ग्रहण करते हैं। इससे माइक्रोब्स का बिहेवियर और उनकी पॉपुलेशन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और मरीन फूड वेब में ये सबसे नीचे होते हैं। तो मतलब पूरी खाद्य श्रृंखला मछलियों से लेकर ऊपर तक सब डिसरप्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, डोमिनो इफेक्ट। और जो पानी के लेस ब्लू होने की बात है, वो एक ऑप्टिकल फिनोमेनॉन है। DOC सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, तो प्रकाश गहराई तक नहीं पहुंच पाता? हाँ, और पानी मटमैला दिखने लगता है। प्रकाश नीचे नहीं जाएगा तो अंडर वाटर पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज का बहुत सूक्ष्म लेकिन खतरनाक हिस्सा है। ये वाकई डराने वाला है कि कैसे अदृश्य प्लास्टिक सूरज की रोशनी सोखकर पूरी खाद्य श्रृंखला को भूखा मार सकता है। और जंगलों की बात करें तो एनवायरमेंटल रिसर्च क्लाइमेट की एक और स्टडी आई है। हाँ, कार्बन स्टोरेज वाली स्टडी। बिल्कुल, उसमें बताया गया है कि हाई एमिशन सिनेरियोज, जिन्हें RCPs कहते हैं,
उनके तहत बढ़ते तापमान और सूखे के कारण 2100 तक भारत के जंगलों की वेजिटेशन कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी में भारी गिरावट आ सकती है। राइट। देखिए, पेड़ पौधे कार्बन सोखने का सबसे बड़ा प्राकृतिक जरिया है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। जब वैश्विक तापमान बढ़ता है तो पेड़ों को सिवियर हीट स्ट्रेस होता है। तो वो खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं? वो अपनी पत्तियों के छिद्र, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, उन्हें बंद कर लेते हैं ताकि पानी भाप बनकर न उड़े। लेकिन स्टोमाटा बंद होने से तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं जा पाएगी। एग्जैक्टली। और फोटोसिंथेसिस धीमा पड़ जाता है। लंबे समय तक ऐसा हो तो जंगल कार्बन सिंक के बजाय कार्बन उत्सर्जित करने वाले स्रोत बन सकते हैं। पेड़ मरने लगते हैं। मतलब हमारे रक्षक ही हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। ये एक बड़ा टिपिंग पॉइंट है। बिल्कुल। अब जंगलों के इसी इकोलॉजिकल डायनामिक्स से आगे बढ़कर सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि घने जंगलों का इस्तेमाल अब सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए भी हो रहा है। JNK में सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हाँ, डिफेंस से प्रीएम्पशन वाला शिफ्ट। एग्जैक्टली। JNK में इंटेंस कोम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG जैसी एलीट यूनिट्स को हाई ऑल्टीट्यूड से हटाकर राजौरी और पुंछ के घने जंगलों में तैनात किया जा रहा है, ताकि टेरर नेटवर्क्स के हाइडआउट्स को पहले ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर मैं इसे स्पोर्ट्स स्ट्रैटेजी से जोड़ूं तो ये ऐसा है जैसे कोई टीम सिर्फ अपने गोल पोस्ट को डिफेंड करने के बजाय ओपोनेंट के हाफ में जाकर अग्रेसिव प्रीएम्पशन कर रही हो। बहुत सही एनालॉजी है। डिफेंस और प्रीएम्पशन में यही बुनियादी फर्क है। डिफेंस में आप बस बॉर्डर्स और कैंप्स पर कड़े इंतजाम करके दुश्मन के वार का इंतजार करते हैं। राइट। पहल दुश्मन के हाथ में होती है। हाँ, लेकिन प्रीएम्पशन का मतलब है इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोएक्टिव ऑपरेशंस। राजौरी और पूंछ का टेरेन बहुत ही जटिल है। घने जंगल, प्राकृतिक गुफाएं, जहां एरियल सर्विलेंस भी काम नहीं आता होगा शायद। बिल्कुल नहीं आता। आतंकी इन जंगलों को छुपने और लॉजिस्टिक्स जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब SOG जैसी यूनिट्स सीधा जंगलों में उतरती हैं तो आतंकियों को सेफ हेवन्स नहीं मिल पाते, तो उनके हाइडआउट्स नष्ट हो जाएंगे। हाँ, और हाइडआउट्स नहीं होंगे तो नए रिक्रूट्स को ट्रेन करना या हथियार रखना असंभव हो जाएगा। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी एरिया डोमिनेशन है। समझ गई, यानी अदृश्य ठिकानों को खत्म करके जीत हासिल करना। लेकिन जंगलों और सीमाओं के बाहर एक और अदृश्य युद्ध चल रहा है, हमारे समाज में युवाओं के बीच। आप UPSC एस्पिरेंट्स की बात कर रही हैं, राइट? हाँ, सोशल जस्टिस के दृष्टिकोण से देखें तो द हिंदू की विशेष रिपोर्ट ने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का जो लंबा साइकिल है वो युवाओं में क्रॉनिक एंटिसिपेटरी स्ट्रेस पैदा कर रहा है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। सोशियोलॉजिकल नजरिए से ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये पावर, प्रेस्टीज और अपवर्ड मोबिलिटी की चाहत है। एस्पिरेंट्स अपना एक इन ग्रुप बना लेते हैं जहां कलेक्टिव सुपीरियरिटी की भावना उन्हें सोसाइटी के दूसरे फॉल बैक ऑप्शन से अलग कर देती है। राइट। मेरा सवाल ये है कि सिलेबस की इतनी अनिश्चितता है, सक्सेस रेट इतना कम है, फिर भी ये इन ग्रुप सॉलिडारिटी युवाओं को सालों तक कैसे बांधे रखती है? देखिए, ये सीधे हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड की मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। क्रॉनिक एंटीसिपेटरी स्ट्रेस में मस्तिष्क हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो समाज क्या कहेगा। एग्जैक्टली। और इन ग्रुप सॉलिडारिटी को ऐसे समझिए, जब युवा मुखर्जी नगर आते हैं तो उनका पूरा इकोसिस्टम सिर्फ UPSC बन जाता है। मॉक टेस्ट के नंबर या आंसर राइटिंग ही सफलता का पैमाना बन जाते हैं, जो उस ग्रुप में एक सोशल कैपिटल बन जाता है। बिल्कुल। और फिर वो कॉर्पोरेट जॉब्स को इन्फीरियर देखने लगते हैं। भारत में प्रेस्टीज आज भी सरकारी रुतबे से जुड़ी है, तो सालों बाद भी वो संक कॉस्ट फैलेसी में फंसे रहते हैं कि इतना समय दे दिया है तो अब पीछे कैसे हटे। ये बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है। समाज के स्ट्रक्चर को इसे समझना होगा। बिल्कुल समझना होगा। अब इसी सामाजिक स्ट्रक्चर में एक और स्टडी आई है TISS मुंबई की, इकोनॉमिक मोबिलिटी और तंबाकू छोड़ने को लेकर। हाँ, वो 10% हाउसहोल्ड्स वाली स्टडी। राइट। इस स्टडी के अनुसार भारत में लगभग 10% हाउसहोल्ड्स सिर्फ तंबाकू छोड़ देने से हायर इकोनॉमिक क्लास में प्रवेश कर सकते हैं। ये खर्च सीधे हेल्थ और एजुकेशन के फंड्स को खत्म करता है। ये स्टडी गरीबी के एक बहुत बड़े हिडन ट्रैप को सामने लाती है। आय का बड़ा हिस्सा रोज तंबाकू पर खर्च होता है, जो बच्चों की शिक्षा से कटता है। और बीमारियां हुई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अलग से। एग्जैक्टली। मेडिकल बिलों में परिवार अपनी जमा पूंजी खो देता है और कर्ज के जाल में फंस जाता है। अगर ये खर्च रुकें तो पैसा स्किल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य में लगेगा।
और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे वो नेचुरल तरीके से हायर क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अब सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर से रुख करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, जो विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम कर रहा है। स्मार्ट वॉश बेसिन्स के पीछे की क्वांटम फिजिक्स, राइट? हाँ, द हिंदू की रिपोर्ट है ऑटोमेटिक टैप्स। हम सब ने मॉल्स या एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल किए हैं। हाथ सामने ले जाओ और पानी चालू। रिपोर्ट बताती है कि इन टैप्स में इंफ्रारेड यानी IR LEDs और फोटो डायोड्स का इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और क्वांटम मैकेनिक्स के कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पर आधारित हैं। राइट। हाथ के टकराने से IR लाइट वापस फोटो डायोड पर पड़ती है और स्विच जनरेट होता है। लेकिन मुझे एक उलझन है। बताइए। कमरे में तो एम्बियंट लाइट भी होती है, ट्यूबलाइट, सूरज की रोशनी, तो ये IR सेंसर कंफ्यूज क्यों नहीं होता? उसे कैसे पता चलता है कि रोशनी मेरे हाथ से ही टकरा कर आई है? ये इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार हिस्सा है। देखिए, इंफ्रारेड लाइट हमारी आंखों को नहीं दिखती, पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। टैप के अंदर का एमिटर लगातार लाइट नहीं फेंकता। अच्छा। वो एक खास फ्रीक्वेंसी पर लाइट की पल्स छोड़ता है, और जो फोटोडायोड है उसे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, आमतौर पर टेराहर्ट्ज रेंज के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। तो वो सिर्फ उसी पल्स को पहचानता है। एग्जैक्टली। फोटोडायोड में सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जब उस फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स टकराते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के तहत इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर करंट पैदा करते हैं। सेंसर सिर्फ उसी पल्स रेट को पहचानता है और बाकी एम्बियंट लाइट को इग्नोर कर देता है। ओह वाओ! मतलब क्वांटम भौतिकी के इतने गहरे सिद्धांत एक नल से पानी निकालने के पीछे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, विज्ञान हर जगह है। प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं रैपिड फायर स्टाइल में। बिल्कुल। पहली है वाडा रिपोर्ट। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत डोपिंग ऑफेंडर्स की लिस्ट में दुनिया में शीर्ष पर है। पॉजिटिविटी रेट 3.26% है। ये स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एंटी डोपिंग रेगुलेशंस का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। राइट। दूसरा फैक्ट है मरीन स्पेशल प्लान। ओडिशा सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के NCCR के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। हाँ, ये कोस्टल रेजिलियंस और ब्लू इकोनॉमी को सुरक्षित करने के लिए बहुत अहम कदम है। तीसरा फैक्ट 21 अप्रैल। इसे लेजेंडरी इटर्नल सिटी रोम का फाउंडेशन डे माना जाता है, नताले दी रोमा। और चौथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है और वैश्विक तेल व्यापार का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। बिल्कुल, जिस पर हमने शुरुआत में विस्तार से चर्चा की। तो अब इसी चर्चा से जुड़ा एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। जरूर। सवाल है, वेस्ट एशिया संकट के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा में रणनीतिक कमजोरियों का विश्लेषण करें, इसके संभावित समाधान सुझाएं। बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है। तो इसका स्ट्रक्चर अप्रोच कैसा होना चाहिए? देखिए, इंट्रोडक्शन में सीधा इजराइल ईरान टेंशन का कॉन्टेक्स्ट दीजिए और भारत की 60% LPG इंपोर्ट डिपेंडेंसी का जिक्र कीजिए। ये बताना जरूरी है कि इसका 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। राइट। और बॉडी पैराग्राफ में? बॉडी में वल्नरेबिलिटीज को पॉइंट आउट करें, जैसे सप्लाई चेन चोक पॉइंट, प्राइस वॉलेटिलिटी और सबसे जरूरी क्रूड ऑयल के मुकाबले LPG के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का ना होना। और इसका आम हाउस होल्ड्स पर क्या असर होगा ये भी समझाना होगा। एग्जैक्टली। और अंत में कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर जोर दें, जैसे LPG स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का निर्माण, इंपोर्ट सोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन और डोमेस्टिक ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर या इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ ट्रांजिशन। बहुत ही स्ट्रक्चर अप्रोच है। अब वक्त है आज के क्विज का। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चेक करने के लिए आई एम रेडी। क्वेश्चन 1, स्मार्ट वॉश बेसिन के सेंसर्स मुख्य रूप से किस प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करते हैं? इसका जवाब है इंफ्रारेड वेव्स। IR LEDs और फोटोडायोड्स का इस्तेमाल होता है जो रिफ्लेक्शन डिटेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने सुंदरबंस में माइक्रोप्लास्टिक्स द्वारा नोवेल कार्बन रिजर्वॉयर बनने की पुष्टि की है? ये IISR कोलकाता की रिसर्च है। फिशिंग नेट्स के फ्रैगमेंट्स मरीन कार्बन साइकिल को बदल रहे हैं। राइट। क्वेश्चन 3, वाडा की रीसेंट टेस्टिंग रिपोर्ट में किस देश का डोपिंग पॉजिटिविटी रेट सबसे अधिक है? भारत का 3.26%, जो बहुत ही चिंताजनक है। क्वेश्चन 4, इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तहत J&K में सुरक्षा बलों ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को हाई एल्टीट्यूड से हटाकर किन भौगोलिक क्षेत्रों में शिफ्ट किया है? फॉरेस्ट एरियाज में, खासतौर पर राजौरी और पूंछ के जंगलों में।
ये डिफेंस टू प्रीएम्पशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल क्वेश्चन 5, कोस्टल क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने मरीन स्पेशल प्लान लागू किया है? ओडिशा ने MOES और NCCR के सहयोग से। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम आज के एंडिंग सेक्शन पे आ गए हैं। की टेकअवे समेट लेते हैं। बिल्कुल। पहला, वेस्ट एशिया क्राइसिस ने भारत की LPG सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी को उजागर कर दिया है। दूसरा, सुंदरबंस में माइक्रोप्लास्टिक्स डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन रिलीज कर रहे हैं, जो मरीन इकोलॉजी के लिए नया खतरा है। तीसरा, J&K में सिक्योरिटी फोर्सेस अब प्रीएम्पशन डॉक्ट्रिन के तहत घने जंगलों में एंटी टेरर ऑपरेशंस कर रही हैं। चौथा, UPSC प्रिपरेशन का साइकिल युवाओं में क्रॉनिक एंटीसिपेटरी स्ट्रेस पैदा करता है, जो प्रेस्टीज की चाहत से जुड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। और पांचवा, वाडा रिपोर्ट में भारत का शीर्ष पर होना स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी के लिए बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। तो इन सभी चुनौतियों के बीच जो लगातार मेहनत करता है वही सफल होता है। इसलिए आज की मोटिवेशन लाइन है, जो आज टिके रहते हैं वही कल आगे निकलते हैं। बहुत खूब। अगर ये सेशन उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करें सुन लो UPSC को। अभी सिर्फ 59 रुपए में पूरे चैनल का कंप्लीट एक्सेस। ध्यान दें, ये प्राइसिंग लिमिटेड फेज के लिए है। YouTube पॉलिसीज और फ्यूचर अपडेट्स के हिसाब से ये प्राइस कभी भी रिवाइज हो सकता है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने का एक पूरा सिस्टम है। इसलिए सोचिए मत, अगर वैल्यू दिख रही है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। और जाने से पहले एक विचार जो हम सबको सोचना चाहिए। हमने बात की माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे समुद्र बदल रहे हैं और भू राजनीति कैसे हमारी रसोई तक पहुंच रही है। जरा सोचिए, जब पर्यावरण का संकट और सप्लाई चेन का संकट आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? क्या हम उन संसाधनों की ओर वापस भागेंगे जो पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाते हैं? ये सब आपस में गहराई से जुड़ा है और इसका समाधान भी एकाकीपन में नहीं मिल सकता। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पे विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में।